हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव शंकर और आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी के साइंस का बुक जो कि 7th क्लास का है। और उसके आज हम लोग 13th चैप्टर का अध्ययन करेंगे इसमें, और देखेंगे कि 13वें चैप्टर में क्या है। गति एवं समय। गति और समय के बारे में, गति के बारे में तो हमने क्लास 6 में भी पढ़ लिया है, तो अभी आप क्लास 6 से सारा वीडियो बारी बारी से देख लेंगे तो पूरा का पूरा गति कितने तरह का होता है और गति क्या होती है ये सारा कुछ हमने उसमें पढ़ लिया है। तो अब उन सब चीज़ों की चर्चा नहीं करेंगे, वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए आप अभी जो कुछ भी इस चैप्टर में दिया हुआ है उसी के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि पूरा चैप्टर वाइज हम लोग अध्ययन करते आ रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि पीछे का भी हम इसमें कवर करें। तो देखते हैं गति एवं समय और इसमें आगे क्या क्या पढ़ने को हमें मिल सकता है, इसके बारे में पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। मोशन एंड टाइम, इस चैप्टर का नाम है मोशन एंड टाइम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या कुछ हम इसमें पढ़ सकते हैं, क्या कुछ हमारे लायक है और क्या कुछ जो पीछे पड़े हैं उसका इसमें यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो गति यानी कि जब गति और समय की बात आती है तो पहले समय माप का पैमाना, मात्रक के भी बारे में हमने उसी चैप्टर में पढ़ा है जो 6 क्लास का मैं बता रहा हूँ आपको। मात्रक क्या होता है, ये सारा कुछ, गति, सब कुछ हम लोग उस चैप्टर में बहुत ही विस्तृत रूप से डिस्कस कर चुके हैं। तो गति शब्द आते ही हमें ये पता चलता है कि भाई कोई वस्तु अगर एक टाइम बॉन्ड में और किस दिशा में जा रही है, वो एक टाइम बॉन्ड हमें पता चलता है कि हाँ किसी उसका स्पीड क्या है, वह कितने स्पीड से जा रही है और कितनी दूरी तय कर रही है कितने स्पीड में। इन सभी चीज़ों को जब हम एक टाइम बॉन्ड में पूरा करते हैं, मतलब कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रही है तो उसका स्पीड कितना है, ठीक है। स्पीड कितना है, उसका डायरेक्शन किधर को है, और सबसे बड़ी बात कि वह कितने समय में कितनी दूरी तय करती है। तो इन सभी चीज़ों का गति में वर्णन होता है, गति में उसका अध्ययन किया जाता है। अब बात आई समय का, तो पहले इन सभी चीज़ों का पैमाना जो था अलग अलग था। पहले समय को मापा जाता था, जैसे आप देखे होंगे जो जंतर मंतर का है उस विधि से मापा जाता था कि सूर्य की प्रकाश जब आ रही है, सूर्य की किरणें पड़ रही हैं तो पहर होता था, 1 पहर, 2 पहर, 16 पहर, ऐसे करके पहर में बांटा जाता था। और फिर क्या हुआ कि सैंड वॉच आए, जो बालू की घड़ी, बालू रेत भर दिए जाते थे उसमें और नीचे से एक हल्की छेद होती थी जिससे बालू क्या होता था, नीचे गिरता रहता था। तो उस तरह से हम लोग क्या करते थे, एक टाइम का जो समय होता था उस दौरान उसका हम मापन करते थे, उसको पता लगाते थे कि कितना देर में बालू इस जो बर्तन है, कोई भी बर्तन रखते थे या कोई भी पात्र रखते थे, उससे कितने समय में वो गिर जाता है। तो आधा गिरा यानी कि इतना टाइम हुआ, इसका आकलन करते थे, कितना पहर गया। तो इन सब चीज़ों को अब क्या है, एक जो हम बोल सकते हैं कि निश्चित मापन संभव हो पाया है। पहले क्या था, उसमें त्रुटि भी हो जाती थी, लेकिन अब क्या है कि उसमें कोई त्रुटि की संभावना नहीं होती है। एक जो वैश्विक मानक चीज़ें हैं वो हमारे सामने आ चुकी हैं, ठीक है। अब गति पढ़ते हैं, समय है, तो इसमें क्या है, मंद अथवा तीव्र, ठीक है। मंद अथवा तीव्र की भी बातें आएंगी। जब हम गति को पढ़ते हैं, समय को पढ़ते हैं, तो गति कितनी है, ठीक है, कितने स्पीड से जा रही है और वह कितने देर में जा रही है वहाँ। तो ये क्या होता है, इसके अनुसार हम तय करते हैं कि वो पिंड, वो ऑब्जेक्ट, वो पदार्थ या वो गाड़ी तेज जा रही है यानी तीव्र जा रही है या मंद जा रही है, या उसके अपेक्षा अगर कोई वस्तु गति कर रही है या गति में है तो वह उससे कितनी मंद गति से चल रही है, ठीक है। तो स्लो और फास्ट का हम जब आकलन करते हैं, जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, जानने का कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि उसकी गति, उसकी स्पीड क्या है, उसकी चाल क्या है, ठीक है। वह कितने स्पीड से रन कर रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितने स्पीड से रन कर रही है, चाहे वो ट्रेन हो, बस हो, कार हो, मोटर हो, कोई व्हीकल हो, या कोई भी जैसे ग्रहीय नक्षत्र हैं हमारे, वो भी गति करते हैं, वो भी गति में रहते हैं, एक निश्चित पाथ पे क्या करते हैं, वो गति करते रहते हैं, ठीक है। तो उनकी गति है, तो हम यह आकलन करते हैं कि जो बुध है वह बृहस्पति से कितना तेज है, या जो बृहस्पति है वो बुध से कितना मंद है। इस तरीके से जो कुछ भी हम एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि तीव्र और मंद क्या होता है, ठीक है। तो कोई भी वस्तु मानते हैं कि यहाँ से
ए पोजीशन से चलना शुरू करते हैं और बी पोजीशन पे इसको जाना है, बी पॉइंट पे जाना है, तो यह समय लेता है कितना, 15 मिनट का, और जो दूसरा समय लेता है वो 20 मिनट का समय लेता है। तो हम यह कह सकते हैं कि जो ए है, मतलब यहाँ से जो चलता है वो क्या किया, तीव्र गति से जा रहा है इससे, क्योंकि ये 20 मिनट ले रहा है और वो 15 मिनट ले रहा है। तो इस प्रकार से मंद अथवा तीव्र में हम ये कर सकते हैं, ठीक है, फर्क महसूस कर सकते हैं, फर्क कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि चाल क्या है, ठीक है, चाल यानी कि स्पीड क्या है। स्पीड को मापने के लिए सबसे पहले आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है। पहले तो हम ऐसे ही बस ये कर लेते थे कि हाँ इतना पैदल हम चल रहे हैं तो कितना बालू, यानी कि जो सैंड वॉच होता था, इतनी दूरी एक चक्कर लगा रहे हैं, 2 चक्कर लगा रहे हैं, 5 चक्कर लगा रहे हैं, तो सैंड वॉच से सैंड जो है, वो बालू जो है वो कितना नीचे गिरता है, ठीक है, एक चक्कर लगाने में कितना नीचे गिरता है, 2 चक्कर लगाने में कितना नीचे गिरता है। तो उस तरह से क्या होता था, हम अपने टाइम का एक आकलन करते थे कि हम कितनी तेज़ दौड़ पा रहे हैं, हमारा चाल क्या है, ठीक है। तो अब क्या है कि बहुत ऐसे नैनो वॉच, बहुत तरह के डिजिटल वॉच, एनालॉग वॉच तो पहले से थे, फिर डिजिटल आए, अभी बहुत तरह के वॉच आ गए हैं, जिससे हम क्या करते हैं, सटीक समय का पता लगाते हैं कि हमने कितने सेकंड में, फिर कितने नैनो सेकंड में, इस तरीके से हम अपने चाल का, अपने दूरी का एक परफेक्ट स्टडी कर पाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि चाल क्या है। चाल को डिफाइन करते हैं, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं, ठीक है। कोई भी जब वस्तु है वह किसी निश्चित समय में उसकी तय की गई जो दूरी होती है वही क्या कहलाती है, चाल कहलाती है, यानी कि द डिस्टेंस कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम एज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, वह उस वस्तु की क्या कहलाएगी, स्पीड कहलाएगी, यानी कि चाल कहलाएगी। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु का चाल कहते हैं, ठीक है। अब चाल समझ गए, और चाल से हमें यह पता चलता है कि चाल तो मान लेते हैं कि किसी वस्तु की चाल है ये, अब क्या होता है, उसका एवरेज स्पीड भी होता है। जैसे दो वो जा रही है, कोई भी जो पिंड है या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम मूव करते हैं, हम मान लीजिए कि किसी भी मैदान को 4 चक्कर लगाते हैं, ठीक है। जब 4 चक्कर लगाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसी स्पीड से, एक ही स्पीड से पूरा का पूरा चारों चक्कर लगा लेंगे, ठीक है, या 10 चक्कर लगाना है तो पूरा का पूरा जो चक्कर है, यानी कि 10 राउंड जो है उस फील्ड का, हम एक ही स्पीड से नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि हम एवरेज स्पीड को निकालने के लिए क्या करेंगे कि पहला चक्कर हमने कितने सेकंड में लगाया, कितने मिनट में लगाया, फिर दूसरा कितने में लगाया, तीसरा कितने में लगाया, और जो पूरा का पूरा आपका समय हो जाएगा वो हो जाएगा और पूरे चक्करों की संख्या हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, बाई चक्करों की संख्या, पूरा समय और चक्करों की संख्या, इसमें आप डिवाइड करेंगे तो आपका क्या निकलेगा, एवरेज स्पीड निकलेगा, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी कि आपने कितना समय लिया है, दूरी कितनी तय की है, तो पूरे चक्कर में आप कितना दूरी तय करते हैं, तो 10 राउंड में पूरा करते हैं, और कितने समय में करते हैं, तो जब उसको आप बीच में रखेंगे, यानी कि डिवाइड करेंगे उससे, तो आपको पूरा का पूरा आपका एवरेज स्पीड समझ में आ जाएगा। अतः हम तय की गई कुल दूरी को लिए गए कुल समय से विभाजित करके चाल प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जो आप चाल है, स्पीड है, वह कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो चाल बराबर जो आपकी कुल दूरी है, आपने कितनी दूरी तय की, ठीक है। अब आप मान लेते हैं कि भाई आप 2 किलोमीटर दौड़े हैं, ठीक है, 2 किलोमीटर दौड़े हैं और आपके दौड़ने की स्पीड क्या है उसको पता करना है, तो उसका समय आपको मालूम होना चाहिए कि कितने समय में आपने 2 किलोमीटर की दौड़ लगाई है। तो जो समय मान लेते हैं कि आपने 4 किलोमीटर को 2 घंटे में दौड़ा है, तो यह क्या हो जाएगा, आपका स्पीड हो जाएगा, यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आप दौड़ रहे हैं, यानी कि आपकी चाल जो है वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, आप 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहे हैं। अब हम क्या देखते हैं कि अपने दैनिक जीवन में हम अपने दैनिक जीवन में, यानी कि डेली लाइफ में क्या देखते हैं, हम अपने दैनिक जीवन में हम बिरले ही लंबी दूरियों तक अथवा अधिक समय तक वस्तुओं को एक नियत चाल से गति करते हुए देखते हैं, ठीक है। ऐसा मैंने बताया कि आप जब 10 चक्कर लगाएंगे तो वो 10 चक्कर आप एक स्पीड से नहीं लगाएंगे, यानी कि एक कांस्टेंट स्पीड से आप नहीं लगाएंगे,
कुछ न कुछ परिवर्तन आप में हो जाएगी। यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती है तो उस वस्तु की चाल असमान कही जाती है। ठीक है, असमान कही जाती है यानी कि नॉन यूनिफॉर्म कही जाती है। जो स्पीड है वो नॉन यूनिफॉर्म है। इसके विपरीत, इसके उल्टा, किसी सरल रेखा के अनुदिश वस्तु की नियत चाल से गति एक समान गति कहलाती है। ठीक है, इसके विपरीत किसी सरल रेखा के अनुदिश वस्तु की नियत चाल यानी कि जब वह क्या होती है कि एकदम कांस्टेंट रहती है, से गति एक समान गति कहलाती है, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन वो कहलाएगी। इस प्रकार से आप असमान और समान में अंतर महसूस कर लिए होंगे। जैसे क्या होता है कि सरल रेखा में यानी कि आप एक सरल रेखा के अनुदिश, जैसे मान लेते हैं कि जो परेड होता है हमारा, ठीक है, या और भी जो रेलगाड़ी मान लेते हैं चल रही है एक सीधी रेखा में, सीधी लाइन पे, सीधी पटरी पे, तो उस तरीके से क्या होता है, अनुदिश मतलब कि उसको फॉलो करते हुए। ठीक है, अनुदिश मतलब उसको फॉलो करते हुए। इसके विपरीत किसी सरल रेखा के अनुदिश वस्तु नियत चाल से गति, मतलब उसका जो चाल है, उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो वह क्या कहलाएगी, एक समान गति कहलाती है। इस स्थिति में औसत चाल वही है जो वास्तविक चाल है। ठीक है, हमारा एवरेज स्पीड, अगर उसके स्पीड में कोई बदलाव ही नहीं आता है, वह सेम स्पीड से चलती जाती है, मान लेते हैं वो 5 मिनट तक सेम स्पीड से जाती है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन 5 मिनट में उसी स्पीड से पहुंच जाती है, तो क्या हुआ कि उसका जो औसत चाल है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, अब होता कि पहला 200 मीटर उसने क्या किया है, 20 के स्पीड से फिर दूरी तय की है, और फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि उसके बाद का 400 मीटर है वो 30 के स्पीड से, तो ऐसे उसके एवरेज स्पीड में बदलाव आता है। लेकिन एक समान गति में क्या होता है, एवरेज स्पीड सेम होता है, यानी कि वही होता है जो वास्तविक चाल होती है, यानी कि उसमें बदलाव नहीं होता। ठीक है, तो अब समय की माप, समय को कैसे मापते हैं। ठीक है, समय को आप कैसे मापेंगे, यानी कि मेजरमेंट ऑफ टाइम, समय को कैसे मापते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, यह दीवार की घड़ी आप देख रहे हैं, यह क्या है, एनालॉग है। ये मेज घड़ी, ये आप डिजिटल घड़ी देख रहे हैं। ठीक है, अंक घड़ी जो यहाँ बताया जा रहा है, जो अभी आप कलाई पे बांधते हैं, वो अभी बहुत सारे डिजिटल घड़ी का ही चलन बढ़ गया है। तो क्या होता है, समय की माप से हमारा तात्पर्य, समय की माप से जो हमारा तात्पर्य है वो क्या है, काल अंतराल की माप से है। ठीक है, कि डिफरेंस कितना होता है। ठीक है, आप जब चल रहे हैं तो यहाँ से कब निकले और वहाँ कब पहुँचे। ठीक है, जैसे आप अपने घर से ऑफिस के लिए निकलते हैं या स्कूल के लिए निकलते हैं, तो आप कब यहाँ से निकले और आप कब वहाँ पहुँचे, यानी कि आपके निकलने और पहुँचने के बीच में क्या गैप रहता है, वही काल अंतराल क्या होता है, समय का माप होता है। ठीक है, वही काल अंतराल आपका क्या होगा, समय का माप होगा। बोलचाल में जब हम समय मापने के लिए किसी घड़ी के उपयोग के बारे में चर्चा करते हैं, तब हमारा अभिप्राय काल अंतराल मापन से ही होता है। यानी कि कोई ट्रेन अगर न्यू दिल्ली से चलती है, मतलब चली है 30 तारीख को सुबह में 5 बजे और यहाँ आकर के आरा जंक्शन पर रुकती है 31 तारीख को या 1 तारीख को, तो हम उसका समय यही निकालेंगे कि न्यू दिल्ली से जब वो डिपार्चर होती है और उसका अराइवल कब होता है यहाँ पे आरा में, तो उस टाइम को हम क्या कहेंगे, उस काल को क्या कहेंगे, उसके द्वारा तय की गई दूरी और समय का बीच का जो फासला होता है वही काल अंतराल आपको कह सकते हैं। काल अंतराल यानी कि वह कब चली थी वहाँ से, ठीक है, और कब यहाँ पहुँची है, तो वही जो बीच का गैप है वो समय हो जाएगा। और दूरी तो आप समझ ही सकते हैं कि वहाँ से आने में वह कितनी दूरी तय करती है, और बाकी आपको जब यहाँ से एवरेज स्पीड, उसका स्पीड पता चल जाएगा कि कितने दूरी कितनी तय की और कितने टाइम उसने लिया, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, उसका स्पीड निकाल सकते हैं। और उसका अगर स्टेप यानी कि स्टेशन वाइज स्टेशन का आपको अगर चाल पता है यानी कि स्पीड पता है, तो आप वहाँ से एवरेज स्पीड भी निकाल सकते हैं। यानी कि समय और दूरी पर जो सारा का सारा इस चैप्टर का कंटेंट पड़ा हुआ है, यानी कि पूरा उसी को पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि आवर्त गति कितने तरह के, ये जो गति हैं, चाल हैं, वह कितने तरह से पूरे किए जा सकते हैं।
आवर्ती गति का एक चिर परिचित उदाहरण सरल लोलक है। ठीक है, जो आवर्त गति है हमारा, उसका चिर परिचित जो हमारा उदाहरण है वह क्या है? सरल लोलक है। ये घड़ियों के बारे में ही बताया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कि जो पेंडुलम घड़ी है इस तरीके से दिखाया गया है, तो उसी के बारे में अब यहाँ चर्चा होगा कि कैसे आप सरल लोलक यानी कि सिंपल पेंडुलम है ये। तो आवर्त गति का एक चिर परिचित जो उदाहरण है वह क्या है? सरल लोलक है, यानी कि सिंपल पेंडुलम है। ठीक है, सिंपल पेंडुलम है। अब सरल लोलक धातु के छोटे गोले, सरल लोलक धातु के छोटे गोले अथवा पत्थर के टुकड़े को किसी दृढ़ स्टैंड से धागे द्वारा क्या किया जाता है? निलंबित करके बनाया जा सकता है। उसको लटका करके एक आलंब से, स्टैंड से बनाया जा सकता है। धातु के गोले को गोलक का कहते हैं, लोलक का गोलक कहते हैं। उस लोलक का क्या कहेंगे? गोलक कहते हैं। उस पेंडुलम का गोलक यानी कि बॉब उसको बोलते हैं। ठीक है, ये बॉब हो जाता है। तो अब हम क्या देखते हैं कि लोलक के जो गोले को, लोलक के गोले को धीरे से एक ओर ले जाकर मुक्त करते हैं। ठीक है, उसको मतलब फ्री कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो यह इधर उधर गति करना आरंभ कर देता है। अब सरल लोलक की यह गति आवर्ती या दोलन गति का एक उदाहरण है। यह क्या है? आवर्ती गति या दोलन गति का उदाहरण है। यह मान लेते हैं कि एक पॉइंट है जहाँ से ये अटैच है एक धागे से या किसी सपोर्ट से। ठीक है, और यहाँ ये आपका क्या हुआ? गोलक हुआ, यानी कि बॉब हुआ। अब इसको आप यहाँ ले जा करके और इसको छोड़ देते हैं, यानी कि फ्री कर देते हैं, तो यह क्या करेगा? यहाँ से ऐसे एक निरंतर स्पीड से, मतलब उसी स्पीड को दोहराता हुआ चलेगा। तो यह क्या कहलाता है आपका? यह किसका उदाहरण है? यह सरल लोलक की यह गति आवर्त अथवा दोलन गति का उदाहरण है। ठीक है, पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन का। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन के ये उदाहरण है। इस तरीके से ये किसके उदाहरण है? आवर्ती अथवा दोलन गति के। आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे लटका के इसको छोड़ा जा रहा है और यह कैसे दोलन कर रहा है। एक सरल लोलक, फिर दोलन करते समय लोलक के गोलक की विभिन्न स्थितियाँ पहले यहाँ जाएंगी। ये तो एक सरल लोलक है। फिर यह इस तरीके से यहाँ और यहाँ ले जाके इसको छोड़ दिया गया। फिर यह क्या होगा? यहाँ से ऐसे एक पेंडुलम एक आवर्त गति को पूरा करता हुआ, एक काल को पूरा करता हुआ आपको हमेशा वो दिखाई देगा। अब सरल लोलक के एक दोलन को पूरा करने में जितना समय लगता है, मतलब एक बार जब यह जो गोलक है जहाँ से चला है वहीं पर आता है, तो वह क्या होता है? वह काल क्या होता है? आवर्त काल कहलाता है। ठीक है, सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लेता है या समय लगाता है, उसे सरल लोलक का आवर्त काल कहते हैं। ठीक है, यानी कि टाइम पीरियड उसका कहते हैं। उसको क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड उसका बोलेंगे कि वो कितना लेता है टाइम। अब क्या देखते हैं हम कि समय तथा चाल के मात्रक। ठीक है, समय तथा चाल के मात्रक क्या है? यानी कि यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड। यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड क्या है? अब समय का मूल मात्रक सेकंड है। हमने उस चैप्टर में पूरा जो एसआई यूनिट होता है वो सारा कुछ डिस्कस किए हैं, वो ज़रूर आप देख लेंगे, फिर ये चैप्टर आपको ज़्यादा समझ में आने लगेगी। ठीक है, इसका प्रतीक होता है एस। सेकंड होता है समय का मूल मात्रक और इसका प्रतीक क्या होता है? एस होता है। अब समय के बड़े मात्रक मिनट तथा घंटा यानी कि एच हैं। आप पहले ही जानते हैं कि ये मात्रक किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित हैं, जरूर जानते हैं। सेकंड क्या होता है? एक सेकंड में कितने होते हैं, फिर मिनट में कितना सेकंड होता है, फिर वह मिनट कितना होता है कि एक घंटा बनता है। ये सारे क्या हैं? एक दूसरे से संबंधित हैं, रिलेटेड हैं। अब चाल का तथाकथित मूल मात्रक क्या है? ठीक है, चाल का तथाकथित मूल मात्रक क्या है? अब आप यहाँ देखेंगे चाल जो होता है वो दूरी और समय के डिवाइड के इक्वल टू होता है, मतलब बराबर होता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, यानी कि चाल बराबर दूरी बटा समय। अतः चाल का जो मूल मात्रक होता है मीटर होता है। ठीक है, चाल का कितना होता है? मीटर पर सेकंड। और वास्तव में इसे अन्य मात्रकों, जो अन्य मात्रक हैं उनमें क्या किया जाता है? मीटर पर मिनट अथवा किलोमीटर
पर आवर में भी व्यक्त किया जा सकता है। आप इसको भली भांति जानते हैं कैसे इसको मीटर में और मिनट में, फिर मीटर पर मिनट में, फिर किलोमीटर पर आवर में कैसे इसको चेंज करते हैं पता है। लेकिन इसका जो मात्रक हुआ क्या हुआ, मीटर पर सेकंड हुआ। चाल का मात्रक क्या हुआ, मीटर पर सेकंड हो गया। तो अब हम इसको बॉक्स को देख लेते हैं इस खोज के विषय में, ठीक है। अब क्या कुछ खोज होता है, क्या कुछ डिस्कवर होता है, उसको देखते हैं। इस खोज के विषय में एक रोचक कहानी है कि किसी दिए गए लोलक का आवर्तकाल नियत होता है, ठीक है, यानी कि कांस्टेंट होता है। जो उसका टाइम पीरियड होता है वह क्या होता है, नियत होता है। आपने सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली, ठीक है, गैलीलियो गैलीली का नाम सुना होगा। कहा जाता है कि एक बार गैलीलियो गिरजाघर में बैठे थे। उन्होंने यह देखा कि छत से जंजीर द्वारा लटका कोई लैंप एक ओर से दूसरी ओर धीमी गति कर रहा है, ठीक है। एक ओर से दूसरी ओर क्या करता है, वह धीमी गति से गति कर रहा है। उन्हें यह पाकर आश्चर्य हुआ कि लैंप के एक दोलन पूरा करने के अंतराल में उनकी नब्ज यानी कि स्पंद जो होती है, धड़कन, उनका जो नाड़ी है यानी कि नब्ज है, वह क्या होता है, धड़कन की संख्या हर बार समान होती है। इस प्रकार से ही क्या होता है, आविष्कार होता है। जैसे आपको जो न्यूटन्स लॉ हैं वो भी इसी प्रकार से डिस्कवर किए गए थे कि भाई सेब नीचे कैसे गिरा, कोई फल जो है वो नीचे ही क्यों गिरता है। तो इसी प्रकार से सारे क्या होते हैं, आविष्कार होते हैं। कोई भी व्यक्ति हमारे आसपास जो भी घटनाएं हो रही हैं उनको ऑब्जर्व करता है और कोई ऐसे ही बस ये मान लेता है कि हाँ है, बस है, तो हम क्या करें। और कोई उस पर मंथन करने लगता है, चिंतन करने लगता है कि ये है तो क्यों है, मतलब सेब नीचे गिरा तो क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। तो इस प्रकार से क्या होता है, उसको उसके खोज का श्रेय दिया जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि उनके नब्ज यानी कि स्पंद, धड़कन की संख्या हर बार क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। अब गैलीलियो ने अपने परीक्षण को सत्यापित करने के लिए विभिन्न लोलकों के साथ प्रयोग किए। उन्होंने यह पाया कि किसी दी गई लंबाई का लोलक सदैव एक दोलन पूरा करने में समान समय लेता है, मतलब एक ही समय लेता है, बराबर समय लेता है वो। इस प्रेक्षण ने क्या किया, लोलक युक्त घड़ियों के विकास को एक नई दिशा प्रदान की, ठीक है। कमानी युक्त घड़ियाँ और कलाई की घड़ियाँ लोलक युक्त घड़ियों का परिष्कृत रूप थीं, मतलब उसी की एक रूप थी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस प्रकार से इसका कैसे लोलक का आविष्कार हुआ, कैसे इन घड़ी हम उस आविष्कार से घड़ियों तक गए, आप समझ सकते हैं। अब आगे देखते हैं हम। इस तरीके से आप जंतर मंतर जो मैंने आपको वर्णन किया था, यह इससे क्या किया जाता है, समय का आकलन किया जाता है। ये रेत घड़ी है, आप यहाँ रेत घड़ी देख रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ से रेत नीचे गिरकर आता है और यह उस काल को दर्शाता है कि जब हमने दौड़ना शुरू किया या कोई कार्य शुरू किया करना, तो ये कितना रेत नीचे गिरता है और इसमें कितना समय लगता है, इससे क्या करते थे, आकलन करते थे। अब जल घड़ी, वाटर वॉच भी होते थे। इस प्रकार से नीचे उसमें भी छेद करके बनाया जाता था, कितना बूंद बूंद करके जल नीचे गिरता है। प्राचीन काल में प्रयुक्त समय मापन की कुछ युक्तियाँ यानी कि जो युक्ति यानी कि मैकेनिज्म जो इस्तेमाल किया जाता था उसका यहाँ पे वर्णन किया गया। अब चाल मापन, ठीक है, चाल मापन, चाल को कैसे मापते हैं, यानी कि स्पीड का जो माप होता है, मेजरिंग स्पीड, वह कैसे होता है, ठीक है। इसको देखते हैं कि भाई कोई भी गाड़ी कितने स्पीड से चल रही है उसको कैसे माप सकते हैं हम। तो इसको पूरा करने के लिए क्या कुछ किया जाता है, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले इस बॉक्स को देख लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, उसको देखेंगे कि स्पीड का मेजरमेंट कैसे होता है। अब सामान्यतः उपलब्ध घड़ियों द्वारा मापा जा सकने वाला सबसे कम समय अंतराल 1 सेकंड है, ठीक है। जो सामान्यतः अभी हमारे बीच में जो घड़ियाँ अवेलेबल हैं उसमें क्या होता है, हम लोग जो अमूमन मापते हैं कि 1 सेकंड, भाई इतना 1 सेकंड हो गया, ठीक है। 1 सेकंड, 60 सेकंड 1 मिनट, फिर 60 मिनट 1 घंटा। इस प्रकार से सेकंड को हम क्या करते हैं, सबसे छोटी इकाई मान लिए हैं। अब क्या हुआ, तथापि अब ऐसी विशिष्ट घड़ियां उपलब्ध हैं जो 1 सेकंड से छोटे समय अंतरालों को माप सकती हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि वो नैनो सेकंड और माइक्रो सेकंड कैसे इसका इस्तेमाल अभी किया जा रहा है।
अब वही यहाँ पे वर्णन किया गया है कि ऐसी विशिष्ट घड़ियाँ उपलब्ध हैं जो 1 सेकंड से छोटे समय अंतराल को माप सकती हैं। अब इनमें से कुछ घड़ियाँ 1 सेकंड के 10 लाखवें भाग, ठीक है, आप अनुमान लगा सकते हैं कि 1 सेकंड का 10 लाखवां भाग क्या हो सकता है। यहाँ तक कि 1 अरबवें भाग तक के समय अंतराल माप सकती हैं। यानी कि कितना कुछ हमने डेवलप किया है कि 1 सेकंड को जब हम अपनी छोटी इकाई मानते थे, सबसे छोटा समय का माप मानते थे, एक पैमाना मानते थे, अब वह डेवलप होकर के क्या हुआ है कि 1 सेकंड के 10 लाखवें भाग और यहाँ तक कि 1 अरबवें भाग तक को हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। ऐसी घड़ियाँ हमने बना ली है। आपने माइक्रो सेकेंड तथा नैनो सेकेंड जैसे शब्द सुने होंगे। माइक्रो सेकेंड क्या होता है, 10 लाखवां भाग है। यह आप जरूर ध्यान रखेंगे। माइक्रो सेकंड क्या होता है, 10 लाखवां भाग होता है। एक नैनो सेकंड क्या होता है, नैनो सेकंड क्या होता है, 1 अरबवां भाग होता है। सेकंड का 1 अरबवां भाग होता है। इतने छोटे समय अंतराल को जो घड़ियां मापती हैं उनका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए किया जाता है। खेलों में जिन समय मापने की युक्तियों का उपयोग होता है वे सेकंड के 10वें अथवा 100वें भाग तक के समय अंतराल माप सकती हैं। ठीक है, जो भी आप रिकॉर्ड्स बनते देखते हैं, जैसे एथलीट दौड़ते हैं, बोल्ट का क्या है, तो इस तरीके से ये इसमें जो घड़ी का इस्तेमाल होता है, जिन घड़ियों का इस्तेमाल होता है, वह क्या करती हैं, वह सेकंड के 10वें अथवा 100वें भाग को ही मापती हैं। उसका इस्तेमाल इसमें किया जाता है। इसके विपरीत ऐतिहासिक घटनाओं के समयों को शताब्दियों अथवा सहस्त्राब्दियों में व्यक्त किया जाता है। अब तारों अथवा ग्रहों की आयु को प्रायः क्या किया जाता है, अरबों वर्ष में व्यक्त कर सकते हैं। क्या आप उन काल अंतरालों के परास की कल्पना कर सकते हैं जिनसे हमें क्या करना पड़ता है, व्यवहार करना पड़ता है, यानी कि आप उनका अनुमान लगा सकते हैं। तो हमने क्या किया कि 1 सेकंड को ही सबसे छोटा मान लिया था, लेकिन अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि भाई यह तो अब सेकंड के 10 लाखवें भाग और यहाँ तक कि 1 अरबवें भाग को भी मापा जा सकता है। लेकिन इनका इस्तेमाल कहाँ होता है, सिर्फ वैज्ञानिक अनुसंधानों में होता है। और जो एथलीट, और देखिए यहाँ पे कुछ समय दिया हुआ है कि वह कितना तेज दौड़ते हैं। कुछ जंतुओं द्वारा प्राप्त की जा सकने वाली तीव्रतम चाल क्या है, यानी कि स्पीड क्या है, वह कितने स्पीड से दौड़ सकते हैं। यह पर आवर में है। ठीक है, यह पर आवर दिया हुआ है, तो इंच दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर, यानी कि बाज जो है, ठीक है, बाज पक्षी जो है वह 320 किलोमीटर पर आवर उड़ सकता है। चीता जो क्या है, चीता 112 किलोमीटर, यानी कि 1 घंटे में वह 112 किलोमीटर के स्पीड से दौड़ सकता है। अब ब्लू फिश 40 से 46, खरगोश 56, गिलहरी 19, घरेलू चूहे 11, मानव यानी कि मनुष्य 40, ठीक है, 40 की स्पीड से। अब भीम का कछुआ जो है, देखिए इसका सबसे कम है, यानी कि यह 0.27 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यानी आप कह सकते हैं 250 मीटर, इसको 270 मीटर। अब यहाँ क्या है, घोंघा, यह उससे भी कम, यानी कि आप 0.15 किलोमीटर पर आवर, इस तरीके से इसका सबसे कम है स्पीड। अब क्या होता है, आपको केवल चाल को समय से गुणा ही करना होगा। इस प्रकार आप जब चली गई दूरी को माप रहे हैं, दूरी, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, ये आपको पता है। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय हो जाएगा। आप यह भी ज्ञात कर सकते हैं कि दी गई चाल से चलने वाली कोई वस्तु किसी वस्तु को कितने समय में तय करेगी। ठीक है, यह क्या कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं यहाँ से। दिया गया समय बराबर दूरी बटा चाल। आप चाल के यानी कि स्पीड के इक्वेशन से क्या कर सकते हैं, समय को निकाल सकते हैं, दूरी को निकाल सकते हैं, इन सब को निकाल सकते हैं। तो आप चाल बराबर दूरी बटा समय से निकालते हैं, तो दूरी निकालते हैं तो क्या होता है, चाल गुणा समय होता है, यानी कि स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है। फिर जब आप समय निकालते हैं तो क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समय, चाल और दूरी को निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो कारों, बसों तथा अन्य वाहनों के जो डैशबोर्ड पर मीटर देखे जा सकते हैं,
आप जो मीटर देखते हैं उनका क्या कार्य होता है। आप इन चित्रों को देखिए जो 13.7 है, यानी कि ये जो चित्र है इसको देखिए, किसी कार का डैशबोर्ड दर्शाया गया है। ध्यान से देखिए, ठीक है, ध्यान से देखिए, जिनमें इनमें क्या है, इनमें से किसी एक मीटर के एक कोने पर किलोमीटर पर आवर लिखा है। यहाँ क्या लिखा है, किलोमीटर पर आवर लिखा है। अब आप क्या देखेंगे इस पे कि चाल मापी, यही चाल मापी है कि आपकी जो कार है या जो बस है या कोई भी वाहन है वह कितने स्पीड से चल रही है। ठीक है, आपने ऐसा भी सुना होगा कि मीटर देखो बहुत तेज चला रहे हो, ठीक है, तो इस तरीके से वह क्या करता है, स्पीड बताता है कि आपकी गाड़ी कितने स्पीड से चल रही है। वह क्या होता है, स्पीडोमीटर होता है। ठीक है, वह क्या होता है, स्पीडोमीटर होता है। अब एक और मीटर आपको कार में या किसी वाहन में देखने को मिल सकता है। इससे सीधे ही किलोमीटर पर आवर में चाल ज्ञात हो जाती है। अब इसमें क्या होता है, एक अन्य मीटर भी होता है। इसमें आप एक अन्य मीटर भी देखते हैं। वह क्या होता है, जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है। वाहन द्वारा तय की गई क्या करता है, वह दूरी को मापता है। इस मीटर को पथ मापी यानी कि ओडोमीटर कहते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ किलोमीटर जो कि लिखा हुआ है नीचे, यह क्या होता है, ओडोमीटर होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप जो स्पीड माप रहे हैं और दूरी माप रहे हैं उन दोनों का अलग अलग होता है। जिससे स्पीड मापते हैं उसको स्पीडोमीटर, और जो पथ की लंबाई यानी कि दूरी माप रही है वह क्या है, ओडोमीटर है। ओडोमीटर से आप मापते हैं। अब आप विभिन्न पाई चार्ट देखेंगे, माफ कीजिएगा, विभिन्न पाई चार्ट देखेंगे, जिससे क्या होता है, ग्राफ के द्वारा आप किसी भी चीज़ को समझा सकते हैं। किसी भी जैसे यहाँ है कि ओवर है और रन है, ये रन है। ठीक है, रन यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ ओवर दिया हुआ है, ओवर दर्शाया हुआ है। तो कैसे आप यानी कि समझ सकते हैं कि किस तरीके से आप दूरी समय ग्राफ को, यानी कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उसको आप देख सकते हैं, या और भी बहुत सारे जो ग्राफ हैं उनको आप कैसे समझ सकते हैं। जैसे एक टीम है, वह पहले ओवर में उसका कितना है, 1, ठीक है, 1 रन ले रही है, 1 रन उसको मिलता है। अब क्या होता है कि दूसरे ओवर में जब गेंदबाज गेंद फेंकता है तब वह क्या होता है, 5 रन ले लेता है। उसके बाद फिर तीसरे ओवर में क्या होता है कि वह 3 रन ही ले पाता है। इस प्रकार से आप इस ग्राफ के माध्यम से यह दिखा सकते हैं कि किस ओवर में कितने रन लिए गए हैं और किस में हाईएस्ट रन लिए गए हैं किस ओवर में, और किस में लोएस्ट रन लिए गए हैं। तो आपसे अगर यह पूछा जाए कि इस 6 ओवर में सबसे ज़्यादा रन किस ओवर में लिए गए हैं, तो क्या होगा, किस ओवर से आए हैं, तो यह चौथा ओवर है, यानी कि 10 रन इसमें लगे हैं। ठीक है, अब सबसे कम है तो भाई पहला है, इसमें 1 रन ही लिया गया है मात्र। तो इस तरीके से आप ग्राफ से बहुत सारी चीज़ों को दिखा सकते हैं। अब वायु का जो संगठन होता है, यानी कि उसमें क्या क्या होता है यह दर्शाया गया है। ठीक है, वह क्या था जिसमें आप ओवर का दिखा रहे थे, वह बार ग्राफ था। ठीक है, बार ग्राफ शोइंग रन्स स्कोर्ड बाय अ टीम इन ईच ओवर, यह क्या था, बार ग्राफ था। अब यह क्या है, पाई चार्ट है आपका। ठीक है, अब पाई चार्ट शोइंग क्या कर रहा है, कंपोनेंट्स दिखा रहा है आपको, कंपोजिशंस दिखा रहा है कि कंपोजिशन ऑफ एयर क्या है। ठीक है, इसमें एयर का कंपोजिशन दिखाया जा रहा है। इससे आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि भाई नाइट्रोजन का ये एरिया यहाँ से यहाँ तक का है, तो यह नाइट्रोजन क्या है, हमारे एयर में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब यहाँ परसेंटेज अगर दिया होता तो आप डायरेक्ट ये निकाल सकते थे कि यहाँ परसेंटेज इतना है, लेकिन इसको सिर्फ पाई चार्ट के माध्यम से यह दिखा देने से आप यह अनुमान तो जरूर लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा है, मैंने सबसे ज़्यादा है। फिर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या है, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन है। और फिर यहाँ दिखाया गया है येलो कलर से आपकी अन्य गैसों को, तो इससे आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि भाई अन्य गैस है उसकी मात्रा जो है, उनकी मात्राएं सबसे कम होती हैं, और सबसे अधिक किसकी है, तो नाइट्रोजन की 78%। ठीक है, और 21% आपका ऑक्सीजन होता है, और फिर अन्य गैसें बाकी में होती हैं। अब दूरी समय ग्राफ, आप किसी बच्चे की आयु
ठीक है। किसी बच्चे की आयु वो वही हम लोग आकलन कर रहे हैं सब कि कैसे क्या किया जा सकता है, कैसे आप ग्राफ के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से, बार ग्राफ के माध्यम से, पाई चार्ट के माध्यम से, इस तरीके से लाइन ग्राफ से ये सारा कुछ दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं। अब इसमें क्या है, भार है यानी कि वजन है, वेट है, ठीक है। और यहाँ क्या है, उसकी उम्र है किसी बच्चे की जो आयु व भार को दर्शाता रेखा ग्राफ, ठीक है। यानी कि यह क्या है, लाइन दिखा रहा है। जैसे आपका बच्चा क्या होता है, 2 साल का है, ठीक है, तो 10 किलो वजन है। फिर यह जाता है यहाँ 4 साल में, तो इसका वजन क्या होता है, बढ़ता है या घटता है। इस प्रकार से 6 साल का होता है। फिर जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है और कैसे ग्राफ जो है नीचे गिरता है, फिर ऊपर उठता है, फिर कांस्टेंट कुछ रहता है, फिर आपका ऊपर कितना चला जाता है। इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से यह अनुमान लगा सकते हैं कि जैसे जैसे वह बच्चा बढ़ रहा है, उसकी जो भार है, उसका जो वजन है, वह किस रफ्तार से बढ़ रही है, ठीक है। इस तरह से आप क्या अनुमान लगा सकते हैं कि कैसे उसका वजन बढ़ रहा है, कैसे उसके ओवर में रन के रेट्स जो हैं वह कैसे जा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, बस की गति दर्शाया गया है। एक बस है, उसकी गति को दर्शाया गया है ग्राफ के माध्यम से, ठीक है। अब यहाँ है दूरी, ये जो लाइन है वह डिस्टेंस की लाइन है, यह जो लाइन है वह टाइम की लाइन है, ठीक है। अब क्या होता है कि आप दूरी है 80, ठीक है, यानी कि किलोमीटर, और यहाँ आपका टाइम है 10 मिनट। तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं, सारा का सारा आपका चाल निकाल सकते हैं कि यह कितना है, दूरी 80 किलोमीटर, और यह पूरा टाइम कितना है, तो 10 मिनट। तो आप इससे क्या निकाल सकते हैं, उसका स्पीड निकाल सकते हैं, और यह समझ सकते हैं कि वह कितनी दूरी कितने टाइम में की है। तो यह उसका क्या है कि समय और दूरी का ग्राफ है। इस प्रकार से आप समय और दूरी को ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि पूरा सारांश क्या है इस चैप्टर का। सारांश में है कि एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को उसका चाल कहते हैं, ठीक है। एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को उसका चाल कहते हैं, यानी कि स्पीड कहते हैं। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम एज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब वस्तुओं की चाल यह निर्णय लेने में हमारी सहायता करती है कि कौन दूसरे से तेज चल रहा है। और वो दिया भी था, देख रहे थे आप कि बाज का स्पीड कितना है, फिर चीता का स्पीड कितना है, और उसके बाद जो हम घेंघा देख रहे थे उसकी स्पीड जो सबसे कम है। तो इस प्रकार से आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि उसकी चाल कितनी है और वह कितना तेज चल रहा है, कितना धीमा चल रहा है। अब किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा तय की गई दूरी को उस दूरी को चलने में लिए गए समय से विभाजित करने पर प्राप्त होती है, ठीक है। उसका मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। अब आवर्ती घटनाओं का उपयोग समय मापन में किया जाता है। अब लोलक की आवर्ती गति का उपयोग घड़ियों के बनाने में होता रहता है, ठीक है, होता रहा है। अब क्या देखते हैं कि वस्तुओं की गति को उनके दूरी समय ग्राफ द्वारा चित्रात्मक रूप में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। दूरी समय ग्राफ को क्या किया जा सकता है, चित्रात्मक रूप में भी प्रस्तुत किया जा सकता है, उनको दर्शाया जा सकता है। नियत चाल से गति करने वाली वस्तु की दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा होती है जो कांस्टेंट होता है, यानी कि उसकी जो स्पीड है वो घट बढ़ नहीं रही है, तो वह क्या होता है, एक सरल रेखा में होगा, यानी कि इस तरह से स्ट्रेट लाइन में होगा। और अगर घटेगा बढ़ेगा तो इस तरीके से इसका बनेगा। अब यह चैप्टर जो है आपका यानी कि समाप्त होता है, और हम देख लेते हैं कि क्या आप जानते हैं इसमें दिया है अथवा नहीं दिया है। दिया होगा तो पढ़ेंगे, नहीं दिया होगा तो छोड़ देंगे। अब क्या आप जानते हैं, ठीक है, क्या आप जानते हैं इसमें दिया हुआ है, भारतवर्ष में समय अनुरक्षण सेवा नई दिल्ली की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला द्वारा प्रदान की जाती है, ठीक है। अब यहाँ जिन घड़ियों का उपयोग किया जाता है वे समय अंतराल की माप 1 सेकंड के 10 लाखवें भाग की यथार्थता के साथ कर सकती हैं। मतलब वहाँ जो प्रयोगशाला है उसमें ऐसी घड़ियाँ हैं जो क्या कर सकती हैं, 10 लाखवें भाग की
को भी दर्शा सकती हैं। अब संसार की सर्वाधिक यथार्थ घड़ी संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय मानक एवं प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित की गई है। यह घड़ी 2 करोड़ वर्ष तक चलते रहने के पश्चात 1 सेकंड तेज अथवा मंद होगी। ठीक है, घड़ी को भी आप देखते होंगे, सुने होंगे कि स्लो हो जाती है या फास्ट हो जाती है। तब यह घड़ी ऐसी है, सबसे यथार्थ मतलब सबसे विश्वसनीय घड़ी और सबसे रिलायबल घड़ी किसके पास है, तो यूएसए के पास है। ठीक है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पास है, संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है। अब यह क्या करता है, राष्ट्रीय मानक एवं प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा इसका विकसित किया गया है, इस घड़ी का विकास किया गया। यह घड़ी 2 करोड़ वर्ष, ठीक है, 2 करोड़ वर्ष तक अगर निरंतर चलती रहती है तो इसमें क्या होगा, यह 1 सेकेंड तेज अथवा मंद होगी। ठीक है, मतलब इसकी रिलायबिलिटी इतनी है, 2 करोड़ वर्ष बहुत लंबा समय होता है, तो यह क्या होता है, सटीक समय देने में सक्षम है, यानी कि यह इसमें कोई चूक नहीं हो सकता। तो आप इस वीडियो को देखें मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।